वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं विश्व के 8वें महाद्वीप के बारे में। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं विश्व का 8वां महाद्वीप, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ सुने थे या पढ़े थे कि विश्व में 7 महाद्वीप हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि विश्व में प्रेजेंट टाइम में अब 8वां महाद्वीप भी अस्तित्व में आ चुका है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। पूरा आपको जो स्लाइड में दिख रहा है, आप मेरे साथ साथ इसको नोट भी कर लेना। और यदि आपको जो स्लाइड में दिख रहा है वो समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, जो भी दिख रहे हैं, क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स है तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप तो पहले तो अपने मोबाइल का जो भी डाटा है उसको रिफ्रेश कर लीजिएगा, और उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो जो मैं बोल रही हूँ आप उसको लिखते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि मैं एक एक वर्ड बोलूँगी, वहाँ से आप नोट कर सकते हो अच्छे तरीके से, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके प्रत्येक एग्जाम में और यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और ये सिर्फ आज बस नहीं पूछे जाने हैं कि ये करंट टॉपिक है इसलिए सिर्फ आज बस इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपकी जियोग्राफी का एक चैप्टर बनने वाला है अब, ठीक है। चैप्टर क्योंकि अभी तक क्या पढ़ते थे आप, जो अब वर्ल्ड जियोग्राफी हम जब पढ़ते थे या जो पृथ्वी की उत्पत्ति वगैरह होती थी, इसमें हम पढ़ते थे कि हमारी पृथ्वी में केवल और केवल 7 महाद्वीप हैं। इसमें हम 7 महाद्वीप के बारे में पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन अब हमको पढ़ना पड़ेगा जो 8वां महाद्वीप है उसके बारे में भी, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लेना और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कंसंट्रेट माइंड से सुनना जो मैं अभी बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे विश्व का जो 8वां महाद्वीप है जीलैंडिया, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही प्रेजेंट टाइम में अस्तित्व में आया है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि ये अभी चर्चा में क्यों है, और ये जीलैंडिया के बारे में जो भी कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी उनके बारे में देखेंगे, और जो इससे रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें होंगी उनको भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप गहराई में इसके जाके समझ लो कि क्या कैसे होता है। यहाँ पे आपको पता है कि हमारी पृथ्वी क्या है, अंडाकार है, ठीक है, गोल नहीं है, अंडाकार है। और इसमें क्या है कि जैसा हम अभी देख रहे हैं कि हमारे भारत का मैप आप देखते हो कि हमारे ये इंडिया का मैप हो गया, यहाँ पे जो भी है हमारे एमपी का या यूपी का या जो भी स्टेट के मैप हो गए, जो भी अपने कंट्री के मैप हो गए, या महाद्वीप आप देखते हो कि हमारे यहाँ जो 7 महाद्वीप हैं वो कुछ ऐसे हैं। यहाँ पे एशिया हो गया, ठीक है, एशिया में हम सभी आते हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका हो गया, यहाँ पे जो है अमेरिका हो गया, यहाँ पे क्या हो गया दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका, ठीक है। लेकिन और इसके नीचे ही क्या है, हमारा जो अंटार्कटिक है वो है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे जो हमारा 8वां महाद्वीप है जीलैंड, ठीक है। तो मतलब कि जीलैंडिया जो कि अभी अस्तित्व में आया है। तो यहाँ पे ये जितने भी आपको महाद्वीप दिख रहे हैं ये ऐसे पहले नहीं थे, ठीक है। जो मैं समझाना चाह रही हूँ उसको आप ध्यान से समझिएगा। ये जो ऐसे अलग अलग दिख रहे हैं आपको कि यहाँ अमेरिका, यहाँ जो दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, जो अफ्रीका है ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसा नहीं था, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे इसका आकार था, ऐसे करके ये था। और ये पूरा क्या कहलाता था, जो ये पूरा एरिया है, मतलब कि ये जो हमारा था वो पेंजिया कहलाता था, ठीक है। और इसके चारों तरफ विशाल महासागर, जिसे हम पैंथालासा के नाम से जानते थे। और यहाँ पे बस इतना ही इसका आकार था। धीरे धीरे कुछ समय बाद क्या होता है, हजारों करोड़ों वर्षों बाद इसमें विखंडन होता है, और विखंडन के बाद क्या होता है, ये 2 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। 2 भागों में डिवाइड होता है। पहला भाग जो उत्तरी भाग है वो कौन सा होता है, लारेंसिया या अंगारा लैंड, ठीक है, इसको कहा जाता है। और जो दक्षिणी भाग का डिवाइडेशन होता है उसे हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। और ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो गोंडवाना लैंड से ही विखंडित हुआ था। और ये विखंडन इनमें होता क्यों है, क्योंकि आपको यदि पता नहीं होगा तो जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे वहाँ आप अच्छे तरीके से समझोगे कि हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि पृथ्वी के अंदर जो है काफ़ी सारी प्लेटें पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे खाने वाली प्लेट नहीं है जिसमें आप रख के खाना खाते हो। पृथ्वी के अंदर कुछ प्लेटें पाई जाती हैं जो कि हमेशा गतिशील रहती हैं। और यदि हम बात करें प्रेजेंट टाइम में तो 6 बड़ी प्लेटें हैं और 20 हमारे पृथ्वी में छोटी प्लेटें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सुनते होंगे यूरेशियन प्लेट, एशियन प्लेट, जितने भी महाद्वीप हैं उनके नाम पे ही जो प्लेटें हैं उनका नाम दिया गया है। यूरेशियन प्लेट हो गई और एशियन प्लेट हो गई, अफ्रीकन प्लेट। तो ये सारी प्लेटें पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि लगातार चलती रहती हैं। अभी आप ये प्लेट का मतलब समझो कि अभी आपने सुना होगा या
कभी भी कि जब भी पढ़ते हो आप, हिमालय की जो ऊंचाई है वो लगातार बढ़ती जा रही, इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है इंक्रीज? क्योंकि जो हमारी यूरोपियन प्लेट है वो हमारे एशियन प्लेट के क्या आ रही है, नीचे आ रही है, ठीक है। यानी एशियन प्लेट ऊपर जा रही है, ऊपर जब जा रही है तो उससे क्या हो रहा है, हमारा हिमालय जो है वो ऊपर उसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही। पहले हमने पढ़ा था कि 8,800 और जितना भी 84 किलोमीटर कितना होता है उसको ऊंचाई, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं 8,848 किलोमीटर था, सॉरी, ठीक है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कि हमारे हिमालय की ऊंचाई 8,850 किलोमीटर हो गई है, ठीक है। तो ये क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि यहाँ जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे के नीचे जाती हैं। कुछ तो प्लेटें होती हैं कि एक दूसरे से दूर भागती हैं, कुछ एक दूसरे के समीप आती हैं, कुछ एक के नीचे जाती है, कुछ एक के ऊपर जाती है, ठीक है। मतलब ये लगातार गति कर रही हैं। और अभी आप ये नहीं कह सकते हो कि हमारे पृथ्वी का और ज़्यादा विखंडन नहीं हो सकता है, कुछ भी अभी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये गति कर रही हैं लगातार। तो यहाँ पे आपने समझा कि कैसे कैसे ये जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे होती है, ठीक है। और अभी हम बात करें यदि, तो जो हमारा हमने बताया ये अंगारा लैंड हो गया, और ये गोंडवाना लैंड यानी लॉरेंसिया या अंगारा लैंड दोनों ही बोलते हैं। और गोंडवाना लैंड जिसमें हमारा जो देश है वो किस में है, गोंडवाना लैंड में ही है, ठीक है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि भारत किस क्षेत्र का हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड क्षेत्र का ही हिस्सा भारत है, ठीक है। और यहाँ से भारत का पूरा आप जो अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, अभी यहाँ पे आप अफ्रीका महाद्वीप देखते हो, अफ्रीका महाद्वीप का जो भारत का आपको गुजरात वाला क्षेत्र कुछ ऐसा कटा फटा दिखता है ना, वो यहाँ का अफ्रीका में आप देखोगे जाके कुछ उसका भी ऐसा ऐसा दिखता है, ठीक है। यानी कि इनको जोड़ दिया जाए तो इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये इसी कारण होता है क्योंकि ये इनमें विवर्तन के कारण क्या हो गया था, विखंडन हो गया था, ठीक है। और जो जी लैंड है, जीलैंडिया है, ये भी गोंडवाना लैंड से ही अलग होके बना था। तो आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि हम अभी जो पृथ्वी देखते हैं वो हमारी पृथ्वी ऐसे पहले नहीं थी, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे। यहाँ पे हम बात करेंगे कि आखिर जीलैंडिया जो है वो अभी चर्चा में क्यों है। तो बात करें तो हाल ही में क्या हुआ था कि दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया गया, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में अभी इसका पूरा मैप जारी किया गया है 8वें महाद्वीप का। यह नक्शा न्यूजीलैंड के जीएनएस साइंस के रिसर्चर ने जारी किया है। तो यहाँ पे एक एक वर्ड आपको ध्यान देना, ठीक है। तो वहाँ के लोग जारी किए इसको, न्यूजीलैंड के जीएनएस साइंस के रिसर्चर ने जारी किया, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इस 8वें महाद्वीप का नाम क्या है, जीलैंडिया है, ठीक है। यानी कि जो 8वां महाद्वीप जारी किया गया है जिसका नक्शा न्यूजीलैंड के जीएनएस साइंस रिसर्चर के द्वारा, इसका नाम क्या है, जीलैंडिया है। इसमें नेक्स्ट बात करें हम तो इस महाद्वीप के जो है बैथीमेट्री मैप और टेक्टोनिक मैप दोनों ही तरह के नक्शे जारी किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइप्स के नक्शे जो जारी किए जाते हैं, इनका भी हम रीजन समझेंगे कि ये 2 टाइप्स के नक्शे क्यों जारी किए गए हैं। यानी कि जो बैथीमेट्री है और जो टेक्टोनिक मैप है, ये दोनों ही तरह के नक्शे जारी किए गए हैं। अब हम बात करें जीलैंडिया के बारे में, ठीक है। इसके बारे में कुछ थोड़ा सा समझे कि आखिर ये जीलैंडिया क्या है, कैसे था। तो यहाँ पे यह दुनिया का 8वां महाद्वीप है, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में अब अस्तित्व में आ चुका है, जो कि दुनिया का 8वां महाद्वीप है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि वैज्ञानिकों ने 2017 में इस 8वें महाद्वीप के अस्तित्व की पुष्टि की थी, ठीक है। जो हमारे साइंटिस्ट थे वो 2017 में ही ये घोषणा कर दिए थे कि समुद्र के अंदर भी एक महाद्वीप है जो 8वें महाद्वीप के रूप में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अस्तित्व में जो आया है वो अब आया है, वर्तमान समय में अभी इसको अस्तित्व में लाया गया है। तो यहाँ पे बात की गई कि वैज्ञानिकों ने 2017 में इस 8वें महाद्वीप के अस्तित्व की पुष्टि की थी। उसके बाद हम बात करें अगले पॉइंट की, इसमें है कि सबसे पहले 1995 में भू भौतिकीविद ब्रूस लेकेंडी ने जीलैंडिया शब्द की चर्चा की थी, ठीक है। यानी कि जो भू भौतिकीविद थे तो जिनका नाम था लैंड की, ठीक है, यानी कि लू एंड की। तो इन्होंने क्या किया है कि जीलैंड शब्द की चर्चा की थी। अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और समझिएगा। और यहाँ पे सबसे पहले क्या बात की गई कि सबसे पहले 1995 में यानी 1995 में भू भौतिकीविद ब्रूस लुएंडिक ने जीलैंडिया शब्द की चर्चा की थी। उसके बाद हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग
5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। जो जीलैंडिया है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो ऑस्ट्रेलिया के आकार का तकरीबन आधा है, ठीक है। जो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसके आकार का तकरीबन आधा है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट की, तो इसका केवल 6% भाग ही समुद्र के बाहर है, यानी कि जो स्थल में बात करें या समुद्र के बाहर दिखाई देता है वो सिर्फ और सिर्फ 6% है। बाकी 94% भाग जो है वो पानी के अंदर है, ठीक है। यानी समुद्र के अंदर है 94% भाग, ओनली आपको 6% भाग समुद्र के बाहर दिखाई देता है। उसके बाद बात करें, करोड़ों वर्ष पहले इसका लगभग 94-95% भाग प्रशांत महासागर में समा गया था, ठीक है। यानी कि जब ये गोंडवाना लैंड से अलग होता है तो इसका जो भी भाग था 94 से 95% भाग पूरा प्रशांत महासागर के अंदर समा गया था, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है और आई होप कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर दोगे कि अभी पूरे विश्व में कितने महासागर हैं, ठीक है। अभी आपने तो प्रशांत महासागर का नाम सुना, पूरे विश्व में कितने महासागर है इसको आपको कमेंट बॉक्स में सारे का नाम लिखना है, ठीक है, जितने भी महासागर हैं। और ये भी बताना है कि सबसे बड़ा महासागर कौन है, हमारे विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है। ये बेसिक नॉलेज है और आशा करते हैं कि आप सभी को पता होनी चाहिए। और यदि नहीं पता है तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग मेहनत कर लीजिएगा, गूगल वगैरह में सर्च करके या बुक से देख के आप वहाँ से इसका राइट आंसर देने की आप सभी, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सको आप सभी आंसर देने की कोशिश ज़रूर करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें करोड़ों वर्षों पहले इसका लगभग 94 से 95% भाग प्रशांत महासागर में समा गया था। उसके बाद हम इसके बात करते हैं कुछ जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो सबसे पहले क्या था कि 2017 तक जीलैंडिया को मेडागास्कर द्वीप की तरह माइक्रो कॉन्टिनेंट माना जाता था, ठीक है। यहाँ पे आपको स्लाइड में हो सकता है साफ ना दिख रहा हो, बट मैं जो बोल रही हूँ उसको आप अच्छे से समझिएगा। 2017 तक जीलैंडिया को मेडागास्कर द्वीप की तरह माइक्रो कॉन्टिनेंट माना जाता था। जैसे अभी मेडागास्कर जो है इसे क्या माना जा रहा है, मतलब पूर्ण रूप से ये कॉन्टिनेंट नहीं है, एक सूक्ष्म कॉन्टिनेंट या बोले तो माइक्रो कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है मेडागास्कर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये भी पॉइंट कंप्लीट होता है, कभी भी पूछा जाता है मेडागास्कर के बारे में। तो मेडागास्कर जो बोले तो एक महाद्वीप नहीं है, एक उप महाद्वीप की बात करें या सूक्ष्म महाद्वीप या माइक्रो कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो मेडागास्कर की तरह ही 2017 में माना जाता था, लेकिन मैप जारी करने वाले रिसर्चर के अनुसार जीलैंडिया उन सभी शर्तों को पूरा करता है जो एक महाद्वीप होने के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। लेकिन जब क्या किए, जिन्होंने मैप बनाया है तो पहले तो इनको यही कहा गया कि जो जीलैंडिया है जब 2017 में खोज की गई तो जैसे मेडागास्कर एक माइक्रो कॉन्टिनेंट है वैसे ही जीलैंडिया भी एक माइक्रो कॉन्टिनेंट के रूप में है, ठीक है। लेकिन जब इसका मैप बनाया गया तो जो रिसर्चर थे उन्होंने क्या बताया कि जीलैंडिया जो है उन सभी शर्तों को पूरा करता है जो कि महाद्वीप होने के लिए ज़रूरी होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं कि कुछ उनमें क्योंकि शर्तें होती हैं। आप जब पढ़ते हो कि तारा है, ग्रह है, जो हमारे क्षुद्र ग्रह होते हैं इनमें विशेषता क्या होती है, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही हम नहीं कह देते कि ये हमारा तारा है या ये ग्रह है, ठीक है। उनमें भी कुछ बातें होती हैं जो उनको पूर्ण करनी पड़ती है, और यदि नहीं पूर्ण करते हैं फिर आपको पता है, आपने यदि जियोग्राफी पढ़ा होगा कि प्लूटो को कैसे वो जो ग्रह की मतलब वो होती है उसकी विशेषता या जो उसकी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं, आवश्यक शर्तें होती हैं, उसको नहीं पूरा कर रहा था, इसलिए उसको क्या किया गया था, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था, ठीक है। ऐसे ही है कि हर एक क्षेत्र को जो भी डिवाइडेशन किया जाता है उनमें एक निश्चित सीमा रखी जाती है कि यदि ये इस सीमा का पालन कर रहा है, इन शर्तों का पालन कर रहा है, यानी कि ये महासागर है या महाद्वीप है, ठीक है। हर एक के लिए अलग अलग डिवाइड किया जाता है जो भी शर्तें होती हैं। तो रिसर्चर ने क्या बताया कि ये उन शर्तों को पूर्ण रूप से फॉलो कर रहा है, यानी कि उसका जो भी तथ्य चाहिए हमको इसमें उपलब्ध है। अब इसमें हम बात करते हैं कि एक महाद्वीप होने के लिए आखिर प्रमुख शर्तें क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पे यदि हम सबसे पहले बात करें तो इसकी जो स्पष्ट परिभाषित सीमा होनी चाहिए, एक मतलब इधर उधर वो नहीं होना चाहिए, एक स्पष्ट परिभाषित सीमा होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक इसका क्षेत्रफल होना चाहिए। लेकिन जो वो है हमारा जीलैंडिया है इसका तो 5 मिलियन, हमने अभी पढ़ा कि 5 मिलियन वर्ग से अधिक है इसका क्षेत्रफल। यहाँ पे क्या है कि 1 मिलियन जो इसकी शर्तें हैं
1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक इसका क्षेत्रफल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो महाद्वीपीय भूपर्पटी यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रेस्ट और महासागरीय भूपर्पटी यानी कि ओशियनिक क्रेस्ट से मोटी हो, ठीक है। यानी कि जो इसकी शर्त हो गई, इसमें तो एक स्पष्ट परिभाषित सीमा होनी चाहिए, 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए क्षेत्रफल इसका, लेकिन यहाँ पे तो ये 5 मिलियन है, तो बिल्कुल ये महाद्वीप होने के स्थिति में था, ठीक है। यहाँ पे जो महाद्वीपीय भूपर्पटी यानी कि बात करें कॉन्टिनेंटल क्रेस्ट या कि जो ओशियनिक क्रेस्ट था, ये से मोटी होनी चाहिए, यानी कि महाद्वीपीय भूपर्पटी या महासागरीय भूपर्पटी से मोटी होनी चाहिए, ठीक है, मोटी हो। उसके बाद हम बात करें अगला, तो महाद्वीप के जो हमारा बेथीमेट्री मैप्स और टेक्टोनिक मैप्स से इन शर्तों के पूरे होने की पुष्टि होती है, ठीक है। इसीलिए अभी हमने देखा था कि दोनों ही मैप जो कि अपनी वेबसाइट में डाल दिए गए हैं या इनका मैप का पूरा वो बना दिया गया है। तो यहाँ पे जो ये दोनों ही मैप क्यों बनाए जाते हैं, ये जो जो बैथोमेट्री मैप है और टेक्टोनिक मैप है, ये इन शर्तों के पूरे होने की पुष्टि करता है। और यहाँ पे हम बात करें तो इन दोनों का ही अलग अलग काम क्या है, तो जो बैथोमेट्री मैप पानी के अंदर महाद्वीप के आकार को बताता है, ठीक है। जो यहाँ पे बैथोमेट्री मैप है वो क्या बताता है कि पानी के अंदर का इसका आकार कैसा है महाद्वीप का, जबकि जो टेक्टोनिक मैप है वो भूपर्पटी की आयु एवं प्रकार, भ्रंश और ज्वालामुखियों के बारे में बताता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा टेक्टोनिक मैप है वो क्या करता है कि भूपर्पटी की आयु क्या है, यानी कि जिस महाद्वीप के बारे में हम उसका मैप बना रहे हैं उसमें कि उसकी आयु क्या है, एवं उसके प्रकार, उसमें भ्रंश और जो भी ज्वालामुखियों के बारे में पूरा बताता है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो बैथोमेट्री मैप के लिए डेटा सीबेड 2030 प्रोजेक्ट के द्वारा दिया गया है, ठीक है। यानी कि जो बैथोमेट्री मैप है तो उसके लिए क्या किया गया है कि के लिए डेटा सीबेड, ठीक है, यहाँ पे सीबेड 2030 प्रोजेक्ट के द्वारा दिया गया है। और सीबेड 2030 प्रोजेक्ट यानी कि 2030 संपूर्ण समुद्री सतह ओशियन फ्लोर को मापने की एक वैश्विक पहल है, ठीक है। ये क्या है, सीबेड 2030 प्रोजेक्ट 2030 संपूर्ण समुद्री सतह को मापने की एक वैश्विक पहल है। और यहाँ पे हम बात करें इसके नेक्स्ट पॉइंट की, तो जीएनएस साइंस न्यूजीलैंड सरकार का एक रिसर्चर और कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये हमने जो अभी पढ़ा था कि जीएनएस के द्वारा ये मैप बनाया गया है, जो न्यूजीलैंड के रिसर्च सेंटर थे या रिसर्चर थे। तो यहाँ पे पूरा ये क्या होगा कि जो जीएनएस साइंस न्यूजीलैंड सरकार का एक क्या है कि रिसर्च और कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यानी कि जीएनएस साइंस क्या है, न्यूजीलैंड सरकार का एक रिसर्च और कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि ये चर्चा में क्यों है, और जीलैंडिया के बारे में जो भी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी वो भी आपको समझ में आ गई कि इसका क्षेत्रफल वगैरह कितना है। और एक महाद्वीप होने के लिए किसी भी क्षेत्र को कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं वो भी आपको समझ में आ गया कि 1 मिलियन से उसका जो क्षेत्रफल है वो अधिक होना चाहिए, उसकी स्पष्ट सीमा परिभाषित होनी चाहिए। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप, आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छे तरीके से पूरा समझ में आ गया होगा। और मैंने जितना बोला है आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है, आप उसी को वीडियो पॉज करके नहीं जल्दी थोड़ा बोल गई हूँ तो उसको थोड़ा रोक के आप लिख सकते हो, क्योंकि ये लिख लेना आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि अभी तो नहीं, हो सकता नहीं, बिल्कुल पूछा ही जाएगा, ठीक है। श्योर है कि इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अभी हम यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं कि जिस टॉपिक को हमने पढ़ा उससे आखिर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो क्या बात की गई कि जीलैंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि हमको पूछा जा रहा हमसे कि जीलैंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो नीचे कथन दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला कथन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले 1995 में यानी 1995 में ब्रूस लुएंडिक नामक भूभौतिकविद ने जीलैंडिया शब्द की चर्चा की थी, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भूभौतिकीविद लिखा हुआ है, तो आपको नहीं दिख रहा होगा, ये भूभौतिकीविद है, यहाँ पे आप लिख लेना, ठीक है। तो इन्होंने चर्चा की थी, तो हमने अभी जब इसकी व्याख्या पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने इसको देखा था कि ये बिल्कुल राइट था, ठीक है, क्योंकि 1995 में ब्रूस लुएंडिक नामक व्यक्ति ने यानी कि भूभौतिकविद ने जीलैंडिया शब्द की चर्चा की थी। यहाँ पे सिर्फ उसकी शब्द की, जीलैंडिया शब्द की चर्चा की थी। उसके बाद हम बात करें तो 2017 में इस 8वें महाद्वीप के अस्तित्व की पुष्टि की गई थी। तो यहाँ पे बात की गई है कि 2017 में, ठीक है। अब हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए 2018, 19, 20 भी दे दे कि 2020 में, क्योंकि अभी आपको पता है कि अभी इसका मैप बनाया गया है और ये अभी पूर्ण रूप से हमारा अस्तित्व में आ रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको 20 दे दे कि 2020 में इस 8वें महाद्वीप के अस्तित्व की पुष्टि की गई है, ठीक है। तो जब आप अच्छे से पढ़े रहोगे तो आप वहाँ पे गलत नहीं करोगे। आप यदि ऐसा दिया रहता 2020 तो वहाँ पे ये स्टेटमेंट फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि 2017 था, ठीक है, जिसको इसके अस्तित्व की पुष्टि की गई थी कि ऐसा भी कोई महाद्वीप है। लेकिन वहाँ पे हमने देखा था कि मिनी जो कॉन्टिनेंट था उसके रूप में जाना जाता था कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन बाद में जब मैप बनाया गया तब उसका पता चला कि ये तो एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। तो सबसे पहले बात, केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है के एक और दो, और हमारा चौथा ना तो एक और ना ही दो, ठीक है। तो हमने देखा कि पहला भी स्टेटमेंट राइट है बिल्कुल। 1995 में ब्रूस लुएंडिक नामक व्यक्ति ने क्या किया था, जीलैंडिया शब्द की परिभाषा दी थी। अब यहाँ पे आपको ये रखना है कि भूभौतिकीविद ही लिखा हो, ठीक है। हो सकता है रसायनविद लिख दिया जाए, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या लिखा हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा 2017 में यदि 2017 लिखा है और 8वें महाद्वीप के अस्तित्व की पुष्टि की गई है, ठीक है, कि ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे क्या होगा, 2017 होगा। और यदि हम ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसी स्टेटमेंट में कि पूर्ण रूप से ये अस्तित्व में 2017 में आता है, तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसकी पुष्टि की जा रही है कि ये था, ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है, ये ऐसा एक जगह है जो कि एक महाद्वीप के रूप में हो सकती है, ठीक है, लेकिन कुछ इसका मेन प्रूफ नहीं था कि कोई श्योरली बोल सके कि हाँ ये महाद्वीप ही है। लेकिन 2020 में अब क्या किया गया, इसको पूरा मैप द्वारा प्रदर्शित कर दिया गया है कि ये एक महाद्वीप ही है। तो वहाँ पे आपको वर्ड का जो भी होते हैं हमारे, उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए यूपीएससी बोलते हैं टफ होता है, कोई टफ नहीं होता है, बस उनके क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ दिए जाते हैं कि उसी में हम उलझ के रह जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको ये सारी बातें समझनी है। तो यहाँ पे 2017 में इस 8वें महाद्वीप के अस्तित्व की पुष्टि की गई है, यानी दोनों ही हमारे क्वेश्चन जो है, यानी कि जो स्टेटमेंट है वो जीलैंडिया के संदर्भ में बिल्कुल राइट व्याख्या कर रहे हैं, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक और दो दोनों ही सही, क्योंकि यहाँ पे सत्य बताना था। यहाँ पे हो सकता है कि नहीं बताता तो फिर हम लगा सकते थे ना तो एक ना तो दो, क्योंकि दोनों ही सही थे, ठीक है। तो इसको सबको आपको ध्यान रखना है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी टॉपिक से, और कैसे किसी टॉपिक को हमको पढ़ना और समझना है, ठीक है। सो आई होप कि ये सारी बातें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से समझ में आ गई होंगी। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है प्लीज़ उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करिएगा आप लोग, कि अभी हमने महाद्वीप के बारे में तो पढ़ लिया, समझ भी लिया, लेकिन हमारे महासागर जो हैं वो कितने हैं, अभी वर्तमान तक में कितने हैं, और उनके नाम भी आपको लिख के बताना, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये भी बताना कि सबसे बड़ा महासागर कौन है या सबसे छोटा कौन है, ठीक है, दो ही बताना, सबसे बड़ा सबसे छोटा, और उन सारे का नाम लिखना है। और उनके आगे कोष्टक में आप लिख सकते हो, जैसे आपने प्रशांत महासागर लिखा, कोष्टक में आप लिख सकते हो कि सबसे बड़ा या सबसे छोटा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको बताना है, और आई होप कि आप सभी बताओगे, क्योंकि अब आप आंसर देने लगे हो, ठीक है। और बहुत अच्छा लगता है जब आप आंसर देते हो किसी भी क्वेश्चन का। तो अब आई होप कि आज भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आंसर ज़रूर दोगे। और वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक करने में बिल्कुल भी संकोच मत किया करो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को यदि पसंद आता है तो ही लाइक करना है, और नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल डिसलाइक कर सकते हो बिना हेजिटेट के, इसमें कोई आपको कुछ बोलने वाला नहीं, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो आप सभी, ऑल द बेस्ट।